हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो है हमारे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर का पार्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बड़ा थोरली कंपोजिशन स्कीम को कंप्लीट किया था। उसी मैनर में इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। तो भाई इस चीज़ को करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो मैकेनिज्म है, ये जो आरसीएम का मैकेनिज्म यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये होता क्या है। तो भाई देखो, हमारे यहाँ पर जीएसटी लगाने के लिए दो या ये तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका आरसीएम, एक हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो कि नॉर्मल है, ठीक है, और एक हो गया आपका कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आपके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है और यही बात कहता है आपका चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। तो अभी हम फोकस करते हैं कि यार ये आरसीएम और ये एफसीएम, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। तो देखो, ये एक सप्लायर है और ये एक रिसिपिएंट है। मान लो आप एक रिसिपिएंट हो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एक रिसिपिएंट के पास गए और आपने उससे कुछ परचेज किया। ठीक है, जो भी आपने परचेज किया वो मान लो 100 रुपये का था। ठीक है, प्लस उस पर जीएसटी लग गया 18 रुपये, तो ये बन गया 118 रुपये। तो आपने बदले में उसको 118 रुपये पे किए। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या कि जो 18 रुपये की अमाउंट थी वो तो थी, देखो, जीएसटी की अमाउंट। ठीक है, 18 रुपये की जो अमाउंट थी वो जीएसटी की अमाउंट थी, वो सप्लायर के नहीं थे। सप्लायर के सिर्फ 100 रुपये हैं। तो हुआ क्या है कि आपसे पैसे इकट्ठे करके इसकी जिम्मेदारी बनती थी गवर्नमेंट को जमा कराना, और ये इसने यहां पर गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, जो नॉर्मली हम ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें होती है। अब मैं अगर रिवर्स चार्ज की बात करूं तो नाम में ही क्या है, रिवर्स। तो ये जो नॉर्मली जो चीज़ें हो रही है इसको कर दिया जाएगा रिवर्स। तो यानी कि जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या खरीद बेच सब अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि मेरे 18 रुपये का क्या, गवर्नमेंट को इस 18 रुपये से मतलब है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिवर्स हो रही है। रिवर्स कैसे हो रही है, सप्लायर से उठकर रेसिपिएंट के पास जा रही है। तो देखो, चीज वही 100 रुपये की खरीदी, जीएसटी वही उस पर 18 रुपये का लगा, लेकिन इसको पे करने हैं सिर्फ 100 रुपये, और 18 रुपये जो हैं वो अपने आप ही रिवर्स चार्ज में आरसीएम के अंदर अपने आप ही गवर्नमेंट को पे कर देना। तो ये है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बेसिकली जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो लायबिलिटी है, लीगल लायबिलिटी है गवर्नमेंट को जीएसटी पहुंचाने की, वो जिम्मेदारी जो सप्लायर पे थी। सप्लायर पहले रिसिपिएंट से जीएसटी इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता था, अब वो रिसिपिएंट ही खुद गवर्नमेंट को देगा। सप्लायर के थ्रू वो जो पेमेंट है वो राउट नहीं होगी। तो दैट इज योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर बहुत आसान है। देखो, यहां पर दो चीजें हम देखने वाले हैं, आरसीएम के अंदर गुड्स और आरसीएम के अंदर सर्विसेज। ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूं तो जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको सर्विसेज से देखने को मिलते हैं। जो भी मेन चीज़ें हैं वहां से देखने को मिलेगी। इस सर्विसेज के अंदर भी एक तो आपका नॉर्मल जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं, तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो कराऊंगा। एक थोड़ा सा सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो कि है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर का, जो कि नेक्स्ट उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, क्योंकि इसमें एक दिस टॉपिक डिमांड्स अ सेपरेट वीडियो और अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो बहुत सारी हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स को अगर हम कवर करें तो देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये चीज़ें दी हुई है। तो यहां पर देखो, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, हमें 3 पैरामीटर्स में खेलना है। पहली चीज कि वो जो चीज है वो गुड्स या वो सर्विस क्या है, दूसरी चीज उसका सप्लायर कौन है, और तीसरी चीज उसका रेसिपिएंट कौन है। इन तीनों चीजों को, जब ये तीनों चीजें जो लॉ के पैरामीटर्स में जब फिट बैठेंगी, तब आप डिटरमाइन कर पाओगे कि यार इस पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट करने में बहुत आसान है। एक बार आपको इसकी सेंस समझ में आ गई तो। अब देखो होता क्या है, ये देखो, यहां पर सबसे पहले एक हेडिंग बना दी मैंने। ठीक है, आपको अलग से ये चीज दे दी कि भाई देखो, यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की ये जो चीजें हैं, नीचे जितनी बात करें तो रिसिपिएंट कौन होना चाहिए हमारा, रजिस्टर्ड पर्सन।
सप्लायर यहां पर आपको लिस्ट दी हुई है और जो कमोडिटी है वो क्या क्या है वो यहां पर दिया हुआ है। बस आपको इन तीनों चीजों को समझना है और आप आंसर कर पाओगे। तो ये जितनी भी कमोडिटीज हैं इनमें अगर जो चीज है वो सप्लाई की जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन यानी वो इंसान जो सक्षम है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए, तो अगर ऐसे किसी इंसान को वो सर्विसेज दी जा रही, गुड्स बेचे जा रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जीएसटी की, कौन? रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। तो भाई सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट की अगर हम बात करें तो ये 4 चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है। ये 4 चीजें अगर एग्रीकल्चरिस्ट सेल कर रहा है तो भाई उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। तो वो क्या क्या है? कैश्यू नट्स, ठीक है, नॉट शेल्ड पील्ड होने चाहिए, ठीक है, और बीड़ी रैपर लीव्स होने चाहिए, जो बीड़ी जो आपकी फूकने वाली बीड़ी होती है ओबियसली, ठीक है, उसका जो रैपर जो उसको रैप किया जाता है जिस चीज़ के अंदर, वो चीज़। टबैको लीव्स जो बीड़ी के अंदर मटेरियल डलता है, आपका रॉ कॉटन, और ये जो चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है तो आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई स्पेसिफाइड एसेंशियल ऑयल सेल कर रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम लग जाएगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ सिल्क वॉर्म ककून्स, वो सिल्क यान सप्लाई कर रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम लग जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर कोई लॉटरी की टिकट बेच रही है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी या एक्सक्लूसिव ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, कोई भी यूज्ड व्हीकल, कोई सीज्ड कन्फिस्केटेड गुड्स, कोई ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट या कोई स्क्रैप सेल कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लग जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, देखो गाइस ये आपको कॉल बैक कराता हूं मैं, सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर के अंदर हमने ये डिटरमाइन किया था कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिए जा रहे हैं तो उस केस के अंदर जाहिर सी बात है आपका आरसीएम लग जाएगा। आई होप ये बात यहां पर समझ में आ गई है। और मेटल स्क्रैप अगर कोई बेच रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लग जाएगा। ओके, आई होप यहां तक ये चीज़ें क्लियर है। यही है गुड्स वाली चीज़ें। देखो भाई ना चाहते हुए भी आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बस इतना है कि ये कैटेगराइज आप बनाकर इतने पॉइंट तो आपके सॉर्टेड हैं कि भाई देखो चीज़ें भी ऐसी ही हैं। देखो कि एग्रीकल्चरिस्ट ही कैश्यू निकालेगा, एग्रीकल्चर ही जो बीड़ी के जो पत्ता होता है उसको उगाएगा, उसको निकालेगा, ठीक है। टबैको लीव्स भी एग्रीकल्चरिस्ट कर सकता है। रॉ कॉटन जो उसके फसल उगती है उसको भी एक एग्रीकल्चरिस्ट ही कर सकता है। तो भाई यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को देगा। बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कॉन्फिस्केशन देखो गवर्नमेंट ही करेगी ना, तो सेल भी गवर्नमेंट करेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ आप इस तरीके से याद रख पाओगे, ठीक है। लॉटरी की टिकट है गवर्नमेंट ही बेच सकती है तो गवर्नमेंट ही यहाँ पर आएगी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस तरीके से ये भी आप याद रख पाओगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो गुड्स वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है तो, बट मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं सर्विसेज से। तो सर्विसेज को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को ना कैटेगराइज करके दे दिया है, ठीक है। एक साथ आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कैटेगरी के हिसाब से जो आइटम्स हैं उसको याद रखोगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करना। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो आप उसको कंबाइन करके एक कैटेगरी बना सकते हो अपनी खुद की, वहां पर लिख सकते हो, तो अलग अलग कलर कोडिंग कर सकते हो उन चीज़ों की। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? आरसीएम सर्विसेज किसका? ट्रांसपोर्ट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो उस केस के अंदर जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज क्या हो गई? आप किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज दी जा रही है, लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट आप बोलोगे कहाँ से प्रोफेशनल हुआ? तो भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट इन इट सेल्फ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उन चीज़ों की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर आरसीएम यहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले ये कैटेगरी हो गई। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जीटीए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन के भी स्कोप है, मैं बताता हूँ क्यों। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर जो सप्लायर है आपका वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होना चाहिए, यानी कि एक सिंगल ट्रक ड्राइवर नहीं हो सकता। सिंगल ट्रक ड्राइवर जो है या फिर एक बंदा जो 1 या 2 ट्रक है उसके पास, बट वो खुद ही चलाता है या अपने भाई से चलवाता है, जो भी है, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं जिनको आप जाके अपना माल देते हो और बोलते हो कि भाई ये XYZ सामान आपको वहाँ पहुँचाना है, आपका कौन सा ट्रक लेके जा रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर तो सिंगल ट्रक ड्राइवर पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से पॉइंट दिया जा सकता है कि भाई एक
ट्रक वाला है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। एजेंसी वर्ड हटा दिया बस, बट गुड्स ट्रांसपोर्ट तो है ना, तो वहाँ आरसीएम मत लगा देना। आरसीएम लगेगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर, और वो भी रिसिपिएंट कौन होगा? रिसिपिएंट वुड बी अ फैक्ट्री, अ सोसाइटी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ रजिस्टर्ड पर्सन, अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इनमें से किसी को भी अगर सप्लाई किया जा रहा है तो भाई उस केस के अंदर आपका आरसीएम यहां पर लग जाएगा। आई होप ये बात आपके लिए यहां पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। हाँ एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान से समझना होगा। तो भाई देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इनके पास ना दो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको कि भाई आप चाहो तो 5% वाले रेट में आ जाओ, और चाहो तो 18% वाले रेट में आ जाओ। आप कहोगे कि यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऑब्वियसली 5% वाले रेट में आएंगे, लेकिन नहीं, दोनों चीज़ों के फायदे और नुकसान हैं। पहली बात तो अगर आप 5% वाले रेट में आते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर आरसीएम लगेगा, और सामने वाला अगर वही फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन और पार्टनरशिप फर्म ये सब है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, पहली बात तो। दूसरी बात, चलो अगर आप 18% वाली उसमें कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि भाई आप यहाँ पर अपना आईटीसी ले पाओगे, आईटीसी क्लेम कर पाओगे। यहाँ पर कांट क्लेम आईटीसी। ठीक है, अब इससे फ़र्क क्या हुआ कि मान लो आपका जो इनपुट है वो अच्छा खासा है। ठीक है, आप सर्विसेज भी बहुत सारे लोगों से ले रहे हो, आप सामान भी बहुत सारा खरीदते हो जिस पे जीएसटी लगता है अच्छा खासा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यार मेरा इनपुट वेस्ट ना हो, ठीक है, मुझे वो भी यूटिलाइज करना है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आउटपुट बनेगा तभी तो होगा, और आउटपुट आपका खुद का बनेगा तभी तो होगा। तो वहां पर आप ऑप्शन ले सकते हो कि भाई मैं खुद 18% से पे कर दूंगा, पे करना भी नहीं पड़ेगा मेरे को क्योंकि मेरा इनपुट यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे खुद करने दो। तो आप ऑप्शनली कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाह रहे हो तो भाई 18% पे आ जाओ और अपना आईटीसी क्लेम कर लेना। तो ये अगर चाहते हो तो भाई ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, आपको एग्जाम के अंदर क्या ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर अगर बताया हुआ है कि भाई एक जीटीए से सर्विस ली और वो जीटीए जो है 18% से उसने ऑप्ट कर रखा है, तो सिंपल सी बात याद रखना कि 18% की जहां पर बात आ रही है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात आ रही है, वहां पर आरसीएम नहीं लगा सकते आप। आरसीएम लगेगा जहां पर ये 5% की बात हो रही है। ठीक है, आई होप ये बात यहां पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। लीगल सर्विसेज, अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट, सबको कवर कर लिया। कोई अकेला बंदा एडवोकेट है या किसी एडवोकेट्स की फर्म है, कोई छोटा एडवोकेट है या कोई बड़ा एडवोकेट है, सारे कवर हो गए। तो भाई जो एडवोकेट की लीगल सर्विसेज दी जा रही है और अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो भाई वो यहाँ पर आरसीएम लग जाएगा, बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, नॉर्मल लोगों को नहीं, बिजनेस एंटिटी को। तो आप नोटिस करना, बिजनेस एंटिटीज़ का जो आपने कंपनीज में ऑडिट के टाइम पे भी क्या पता देखा हो, तो भाई अगर किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो और उसने लीगल सर्विसेज ली है तो भाई उसका आरसीएम उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ होगा। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज जो दी जाती हैं वो भी अगर बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो आरसीएम लग जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल में एक और एक्सटेंशन आप पढ़ोगे एग्जम्पशन वाले चैप्टर के साथ, जिसमें कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर बिजनेस एंटिटीज़ पे भी एग्जम्पशंस आ जाती हैं, बट उसको दैट इज़ अ लेटर टॉपिक। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि आरसीएम लगाने के लिए दिस इज सफिशिएंट कि भाई आरसीएम तो लग जाएगा। अब आरसीएम की प्रोविजन में तो आ गया, अब वो एग्जेम्प्ट है तो भाई नहीं लगाना पड़ेगा, बट अदरवाइज लग रहा है। ठीक है, तो अभी ये बात बस आप यहां पर याद रखो। जब एग्जेम्पशन का चैप्टर हम करेंगे तो इसको भी मैं रिलेट करके चलूंगा और आप और बेटर अच्छे से यहां पर समझ पाओगे। तो भाई ये चीज़ है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। अब ये चीज़ क्या होती है कि भाई मान लो कोई स्पॉन्सर है, ठीक है, कोई ब्रांड है, जैसे कोई भी ब्रांड पकड़ लो, एडिडास मान लो, ले लो, ठीक है, और एक कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी इनको बोल रही है कि भाई हमें तुम, अब एक कंपनी है जो कोई टूर्नामेंट करवा रही है, ठीक है, और ये जो एडिडास कंपनी है वो ये बोलती है कि भाई यहाँ पर मेरा ब्रांड दिखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ब्रांड दिखना चाहिए, तो यानी कि उस ब्रांड को यहाँ दिखाने के लिए जो ये जो कंपनी है वो इनको स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रही है। ठीक है, वो इसको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, और ये स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर देखो कि अगर कोई एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहां पर अगर ये कंपनी है तो यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, बट इसकी जगह पर कोई भी और है,
बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा सब आ जाते हैं, जो भी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी में नहीं आते उसके अलावा सारे के सारे, वो अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं किसी की बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एडिडास है या किसी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एडिडास ऑब्वियसली है इनमें से एक, तो यहां पर, और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो यहां पर आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट होता, ये भी एक कंपनी होती, तो यहां पर नॉर्मल आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट हो गया। तो ये तो हुई आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सप्लाईज की। ठीक है, गवर्नमेंट, एनी सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTLA टू बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कौन, गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, तो वहां पर ये चीज आरसीएम में आ जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन सी चीजें, ये जो चीजें हैं, रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रेलवेज, एयरक्राफ्ट वेसल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स, ये जो सर्विसेज हैं। और इस चीज़ को याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आरसीएम में नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, ये चीज़ें कभी एग्जेम्प्ट नहीं होती, तो ये चीज़ें टैक्सेबल है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ को कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। तो भाई यहाँ पर CGSG UTLA एक्सक्लूसिव ऑफ रेलवेज, तो वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर एक आपका आरसीएम लग जाएगा। देखो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो आप समझ जाओगे। मेरा पॉइंट है इस चीज़ में आपको वो चीज़ें नोटिस करवाना जो चीज़ गलत हो सकती है, जहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक्सक्लूड किया है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इसको दिया है अलग से। क्यों? क्योंकि जो बाकी सर्विसेज है वो बिजनेस एंटिटी को ही आरसीएम में लगेंगे, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी है वो भी गवर्नमेंट कर रही है, CGSG UTLA एक्सक्लूसिव ऑफ रेलवेज, तो भाई वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन भी होगा तो भी चलेगा। बिजनेस एंटिटी इज अ बिगर थिंग, रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी अ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल को अगर रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल को भी दे रहे हो तब भी आरसीएम में आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज है वो सिर्फ बिजनेस एंटिटी को दोगे तभी आरसीएम में आएगी, तो इसलिए इसको अलग से दिया गया है। मेरा काम है आपको इन पॉइंट्स को नोटिस करवाना। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे ही इमोरल प्रॉपर्टी आए तो आपको ये चेक करना है कि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है या बिजनेस एंटिटी। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन भी हुआ तब भी आरसीएम लग जाएगा, बाकी चीजों में बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आरसीएम सर्विसेज जो कि रिलेटेड हैं टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इन कैटेगराइजेशंस की वजह से आपके लिए चीजें याद करनी थोड़ी सी आसान होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, जो घर आप रेंट पे देते हो, कोई भी इंसान किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम लग रहा है। कोई भी इंसान किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को घर दे रहा है रेंट पे तो आरसीएम लग रहा है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का क्या होगा, यानी कमर्शियल। ठीक है, तो कमर्शियल हुई ना, रेजिडेंशियल का अपोजिट क्या होता है, कमर्शियल। तो भाई उसमें अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, तो वो आरसीएम में आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई कमर्शियल आ गया ना, कमर्शियल में तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो किसी को दे रहा है तो उसका बिजनेस मान लेंगे हम। ठीक है, तो वो खुद ही उस चीज़ को पूरी कर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मान लो यार मैं हूँ, मेरे पास कोई शॉप है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ उसको रेंट पे देना, तो अब मैं उसको रेंट पे दूंगा, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ यार, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई मैं कहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। तो भाई सामने वाला तो बिजनेसमैन है ना, सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, वो काम करेगा तो वो उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर मैं खुद रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैं सक्षम हूँ तो मैं कर सकता हूँ, सीधी सी बात। ट्रांसफर ऑफ TDR FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, TDR FSI क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो काफ़ी ईजी है, एनी पर्सन टू प्रमोटर, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, एनी पर्सन टू प्रमोटर। ये तो आपके लिए याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। प्रमोटर वाली दो ही चीज़ें हैं, तो भाई वहाँ पर अगर प्रमोटर को ये दो चीज़ें, क्या TDR FSI या फिर लीज मिल रही है, तो वहाँ पर वो आपका आरसीएम में आ जाएगा। TDR FSI क्या होता है, FSI होता है आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली कि भाई कितना आप अलाउड है, आप कितनी जगह बना सकते हो। ठीक है, इसका TDR क्या बीच में आता है, वो है आपका
ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, TDR इज इक्वल टू ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब बेसिकली होता क्या है कि मान लो गवर्नमेंट ने किसी की जगह एक्वायर कर ली, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पर आ रही है जहां पर वो इंसान कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये TDR ले ले हमसे, और तू अपनी कोई और प्रॉपर्टी कहीं और बनाएगा ना, वहां पर अगर मान ले 5 फ्लोर अलाउड है, तो अगर वो कैपिंग तेरे को अलाउ करे तो तू 6 बना लियो, 7 बना लियो, ठीक है। तो तेरे को एक राइट दे दिया हमने, ठीक है, कि भाई तुझे नुकसान ना हो, कि भाई हमारे फॉर एग्जांपल सामने से रोड जा रही है, तू यहां पर अपनी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है अपनी प्रॉपर्टी पे उसकी वजह से, तो भाई तेरे को नुकसान ना महसूस हो, तो तुझे कंपनसेट करने के लिए हम एक अलग से एक्सेप्शन दे रहे हैं तुझे इस सर्टिफिकेट के थ्रू कि भाई इसको तू लेके और कहीं और अपनी प्रॉपर्टी बना ले। जहां लोग 5 फ्लोर बनाते हैं, तू 6 भी बना ले, उससे भी पैसा कमा ले, तेरा फायदा हो गया, गवर्नमेंट को अपना फायदा हो गया। तो ये एक तरह से कंपनसेशन वाली बात है, तो इसको आप सेल भी कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ किसी प्रमोटर को दे रहे हो तो भाई वहां पर वो आपका RCM में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, क्योंकि आप तो एक नॉर्मल इंसान हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। तो देखो अब हमने कैटेगराइज करके समझ लिया ना, हमने प्रोफेशनल सर्विसेज देख ली सारी की सारी, उसके बाद हमने गवर्नमेंट वाली चीज़ें देख ली, मेन जो डिफरेंशिएशन था वो चीज़ हमने यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है ना, या तो आप घर किराए पे दे सकते हो, या दुकान किराए पे दे सकते हो, या दुकान घर बनाने का जो राइट है वो किराए पे दे सकते हो, या कोई ज़मीन लीज पर दे सकते हो जिसपे वो सामने वाला घर बना लेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। लीज वाला और TDR प्रमोटर के केस में होता है, और बाकी चीजें आपको देख ही लिया है, तो वो आप पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। RCM सर्विसेज इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफाइड कैपेसिटी। अब देखो, अब ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं है, ये अलग अलग कैपेसिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं। जैसे कि कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई रिकवरी एजेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई ओवरसीइंग कमेटी है, तो ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो यहां पर एक चीज कॉमन क्या मिलेगी कि ये अलग इंडिविजुअल्स अलग लोगों को सर्विस दे रहे होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफाइड इंसान तो देखो स्पेसिफाइड चीज की ही सर्विस देगा ना, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं करेगा। तो उस चीज में यहां पर आपको इस कैटेगरी में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां बंदा भी स्पेसिफिक है वहां सामने वाली चीज भी स्पेसिफिक होगी। कैसे? डायरेक्टर्स की सर्विस है भाई, डायरेक्टर की सर्विस कौन लेगा? कंपनी लेगी ना। तो सीधी सी बात है, रेसिपिएंट अगर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और डायरेक्टर की सर्विस ली जा रही है इन अ नॉन एम्प्लॉय कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय तो बाहर है, एम्प्लॉय तो शेड्यूल 3 में ही बाहर कर दिया, सप्लाई में ही नहीं आता। तो नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो डायरेक्टर आता है, जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करके चला जाता है, काम नहीं करता आपके यहाँ पर, तो भाई वो जो डायरेक्टर्स है तो उसमें कंपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी और वो यहाँ पर आपका GST पे करेगी। इंश्योरेंस एजेंट किसको देगा सर्विसेज? इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, इंश्योरर को। तो यहाँ पर RCM लग जाएगा। रिकवरी एजेंट देखो किन के होते हैं? बैंक के होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, NBFCs के होते हैं। तो भाई वो उनको सर्विस दे रहे हैं तो RCM लग जाएगा। कॉपीराइट, म्यूजिक का या किसी आर्ट वर्क का, ठीक है, कौन सप्लायर कौन है? कंपोजर हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, जिसने वो आर्ट बनाई है। और वो किसको देगा? वो किसी म्यूजिक कंपनी को देगा, किसी प्रोड्यूसर को देगा जिसको उसकी जरूरत है। तो भाई वहां पर RCM लग जाएगा। रिसिपिएंट कौन हुआ? ये समझ रहे हो? पैटर्न समझ रहे हो कि भाई स्पेसिफिक पर्सन तो सामने वाली भी चीज भी स्पेसिफिक है। अगर इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस कंपनी है, डायरेक्टर है तो कंपनी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। फिर आता है लिटरेरी वर्क कौन बनाता है? ऑथर किसको देता है? वो उसका राइट पब्लिशर को। हो गया ना इजी। उसके बाद आता है आपके पास ओवरसीइंग कमेटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। तो वो जो मेंबर है, ये जो ओवरसीइंग कमेटी है, ये RBI के लिए काम करता है। तो भाई यहां पर RBI ही RCM में GST पे करेगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, DSA, इंडिविजुअल DSA। पहली बात तो देखो इंडिविजुअल होना चाहिए, इस पॉइंट पे ध्यान रखना। ये जो चीज़ है यहां गलती हो सकती है। कोई कंपनी है जो DSA की सर्विसेज दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस दे रही है, तो वो वहां पर RCM में नहीं आएगा। कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर रहा है, किसके लिए? फॉर अ बैंक या फिर NBFC। यहां पर भी याद रखना कि ऊपर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC तीनों आए थे। यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ बैंक एंड NBFC आएगा। ये कंपैरिजंस करने हैं आपको। जब भी आप पढ़ो, जब भी आप रिवाइज करो, तो इन कंपैरिजंस को मत छोड़ना, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि किस चीज में
कि भाई रिकवरी एजेंट में तीनों आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में सिर्फ 2 आते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में यही कंफ्यूज हो गए कि यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस में था, और यही आपके नंबर खा जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी पढ़ो तब कंपैरिजंस में पढ़ो, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर किसको देता है? बैंकिंग कंपनी को। यहां पर देखो तीसरा और आ गया, पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गया और उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गया और उसके बाद एनबीएफसी गया, सिर्फ बैंकिंग कंपनी रह गया। तो ये सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो कि पहले रिकवरी एजेंट आया, वो तीनों में आया, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आया, वो सिर्फ 2 में आया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले एलिमिनेट हो गया, उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर आया जिसमें एनबीएफसी भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बैंकिंग कंपनी रह गई। तो ये कंपैरिजन में तीनों पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। लास्ट में आता है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये जो एजेंट है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है, वो किसको सर्विस देगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देगा। तो बेसिकली देखो यार, ये चीजें ऐसी हैं कि ये लिस्ट आपने पूरी याद कर ली तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली आपका हो गया, समझो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। अब अगर डायरेक्टर्स वाली बात को थोड़ा और ध्यान से समझें तो भाई क्या क्या चीजें होती हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉन एम्प्लॉई है, ठीक है। तो भाई यहां पर ऑलवेज आउटसाइड शेड्यूल 3 यानी कि टैक्सेबल है। लेकिन कोई एम्प्लॉई डायरेक्टर है और जो सैलरी लेता है और उसकी सैलरी का टीडीएस कटता है 192, जो कि सैलरी का टीडीएस का सेक्शन है, तो भाई वो सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 में आ जाएगा। लेकिन अगर 194J में कटता है, यानी प्रोफेशनल सर्विस दे रही है उसको, एम्प्लॉई डायरेक्टर का रिलेशनशिप नहीं है, पार्ट डिक्लेयर्ड सेपरेटली है, ठीक है, तो प्रोफेशनल फीस दी जा रही है, 94J में चल रहा है टीडीएस, तो वो शेड्यूल 3 में नहीं आता, उस पर टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टर सप्लाईज इन पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी, तो भाई फिर आरसीएम नहीं लगेगा, कवर्स ओनली सर्विसेज रेंडर्ड एज डायरेक्टर। सिर्फ डायरेक्टर की जो सर्विसेज हैं, जो डायरेक्टर काम करता है, सिटिंग जो बैठता है मीटिंग में, जो ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, उसका जो पैसा ले रहा है वो आरसीएम में आएगा। अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई और सर्विस दे रहा है तो वो एज अ डायरेक्टर सर्विस नहीं दे रहा, उसको डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, वो ही इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप यहां पर ये बात समझ गए। तो ये मैंने इसको यहां पर अलग से पॉइंट दे दिया जिससे आपके पहले चैप्टर से लेकर अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, जो बात करता है मिसलेनियस चीजें आ गई, सिक्योरिटी पर्सनल, व्हीकल एंड लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्सनल, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई और सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दे रहा है, यानी कि छोटा बिजनेसमैन हो गया, किसको? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भाई उस केस के अंदर आपका यहां पर आरसीएम लग जाएगा। एक्सेप्शंस कौन कौन है भाई? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या जो है, जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, जो आगे टीडीएस के चैप्टर में समझेंगे हम, ठीक है, या फिर कोई कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसके अलावा, ठीक है। फिर आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड, ये रेलिवेंट है। क्यों? देखो दो टाइप की चीज़ें होती हैं। जब आपने किसी को गाड़ी रेंट पर दी है तो एक तो होता है कि यार आपने पूरी कार रेंट पर दे दी, ठीक है, उसमें पैसेंजर का खर्चा, उसमें गाड़ी का खर्चा सब आपने एक साथ एज ए कॉम्पोजिट आपने ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर बंदे के पास फ्रीडम है कि भाई तू जहाँ जा रहा है जा, जितना जाना है तूने जा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, जितना खर्चा लगेगा तेरे से हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने एक ड्राइवर के साथ एक कार ली है, प्लस कार ली है, और वो एक रूट पे चलती है, और उस रूट का आपको पैसा मिलता है। उसमें वो तेल कितना लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे हैं, उनका वो अपना प्रॉफिट है, वो उनकी बात है। वहां पर आपके पास फ्रीडम नहीं है कि भाई पहले यहां निकाल ले, इधर को ले ले, वहां से ले ले, या थोड़ा आराम से चल, या जो भी है, वो आपके पास इतनी फ्रीडम्स नहीं है रेंट की। तो उसके अंदर ये है, इसको बोलेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और इसको बोलेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें फ्रीडम है, ठीक है। तो यहां पर जो इसमें बात हो रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी गलती से बोल दिया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की यहां पर बात हो रही है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, प्रोवाइड कराने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और इनवॉइस बन रहा है 18% पे, और सर्विस रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लग जाएगा।
मेन डिफरेंशिएशन आपको बस ये समझना जरूरी है कि भाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस लाइन को ओमिट कर दिया जाएगा या आपको बोल दिया जाएगा कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर याद रखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है कि भाई एक है रेंटिंग और एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। रेंटिंग को आरसीएम में रखा गया है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो वो किस बारे में बात करता है? तो भाई जो लैंडर है और जो बोरोवर है, तो जो बोरोवर होगा, ठीक है, उसको कि भाई तुम सिक्योरिटीज़ को बोरो कर पा रहे हो, ठीक है, तुम बड़े इंसान हो, याद करने के लिए बोल रहा हूँ यार, ठीक है, दोनों ही बड़े इंसान होंगे, तो वहाँ पर आपका आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। तो ये हुआ आपका टोटल में आरसीएम का टॉपिक कंप्लीट। यही चीज़ें हैं, देखो मेनली इस चैप्टर में कोई भी टीचर आपको एक एक्सटेंट के बाद नहीं आपको याद करा सकता, मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स को नहीं डाल सकता। मेरा बेसिक आइडिया ये है कि भाई जो जहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो या जो याद करने के तरीके हैं मैं वो आपको दे सकता हूँ। बट हाँ, ये चीज़ ऐसी है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा, आपको इसको दिमाग में बिठाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे भी एग्जाम्स के टाइम पे इसी चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि कन्फ्यूजन्स होती थी। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होता था, इन 3 चीज़ों के अंदर। ठीक है, कि भाई मुझे ये सीक्वेंस बना के लिखना पड़ता था और मुझे याद करना पड़ता था कि पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कटेगा, उसके बाद एनबीएफसी कटेगा, तो आखिरी में बिजनेस फैसिलिटेटर तक आते आते सिर्फ बैंकिंग कंपनी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना पड़ता था। स्पॉन्सरशिप में और सिक्योरिटी सर्विसेज में कंफ्यूज हो जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना ज़रूरी है ताकि एग्जाम में आपसे इसमें गलतियां ना हो। वैसे प्राइमा फेसी देखा जाए तो चैप्टर ईजी है, बट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो जो मैंने पॉइंटर्स बताए उन पॉइंटर्स को यूज़ करना, उनको नोटिस रखना और उनको अच्छे से याद करना, तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, उसका डेडिकेटेडली टॉपिक पे उसका वीडियो बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है गाइज तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।